योगः कर्मसु कौशलम्। आपने गुजरात राज्य और भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में एक रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य किया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सेमिनारों में शोध लेख प्रस्तुत किए हैं। गुजराती भाषा कम्यूटेशन में भी आपकी सेवा प्राप्त हुई है। मैम ने 3 दशकों तक गुजरात विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान पे अध्यापन किया है। इस बीच आपने भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गुजराती भाषा को समझा और परखा है। आपने गुजराती भाषा में कुछ बुनियादी अवधारणाओं को उदाहरण देकर स्पष्ट किया है, जो हर उस छात्र के लिए निश्चित रूप से उपयोगी है। प्रारंभिक अवस्था में वैज्ञानिक तरीके से गुजराती का भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं, उन सभी छात्रों के लिए भी वो उपयोगी है। तो मैम, मैं आज के आपके इस सेशन को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नीलोत्पला मैम। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में हमें बात करनी है। सो लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, दिस इज द टॉपिक ऑफ माय टुडेज लेक्चर। उसमें क्या है कि लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों शब्द के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो भाषा क्या है? हम सब भाषा के ज्ञाता है और भाषा सिखाते हैं, तो उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर व्हाट इज मेंट बाय कॉन्टेक्स्ट, उसके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे। पर सबसे पहले भाषा क्या है? तो भाषा को हम सपोज त्रिपार्श्व कांच एज अ प्रिज्म मान ले, तो क्या होगा? तो उसके जो बेस है उसमें उसका फंक्शन होगा। तो फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन एंड सोशलाइजेशन। उसकी जो 3 बाजुएं हैं वो है फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। तो फॉर्म में भी है स्पोकन फॉर्म, रिटन फॉर्म और साइन फॉर्म, और स्ट्रक्चर में है वर्ड, सेंटेंस, दैट इज वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस, दैट इज ग्रामर। एंड मीनिंग में है लेक्सिकल मीनिंग, प्रैग्मेटिक मीनिंग एंड डिस्कोर्स मीनिंग। तो बात यह है कि स्वरूप में हम ध्वनि, वर्ण और संकेत की बात करेंगे। उसमें से हम ध्वनि मतलब जो भाषा हम उच्चरित स्वरूप से बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज तक हमने लैंग्वेज के जो लेवल्स है, जो लेवल्स लिंग्विस्टिक स्टडीज के जो लेवल्स है लैंग्वेज के, उसमें हमने ये पढ़ा है कि साउंड डायरेक्टली मीनिंग को कन्वे नहीं करता। तो कैसे होता है कि साउंड स्ट्रक्चर में आता है तभी मीनिंग को कन्वे करता है। तो ये जो 6 चीजें हैं, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमांटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, ये 6 लिंग्विस्टिक स्टडीज के लेवल्स है, ये हम सब जानते हैं। और भाषा विज्ञान जब हम शुरू करते हैं पढ़ने का, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। पर आज मैं दूसरे छोर से भाषा का अभ्यास कैसा होता है उसका परिचय देना चाहती हूँ। आप सब भाषा और साहित्य के अभ्यासु है, तो मेरे ख्याल से ध्वनि से ज्यादा अर्थ का अभ्यास आपको ज्यादा मददरूप रहेगा। जो भाषा का अर्थ का जो छोर है उसमें सेमांटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, दैट इज अर्थ विज्ञान और व्यवहार शास्त्र की हम चर्चा करेंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो व्यवहार शास्त्र के ऊपर ज्यादा है। तो सेमांटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, उसमें क्या फर्क है, अर्थ विज्ञान और व्यवहार शास्त्र, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सेमांटिक्स इज कंसर्न विद द इनहेरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स and sentences as linguistic expressions in and of themselves. That is शब्द और वाक्य में जो निहित आंतरिक घटकों का भाषा की अभिव्यक्ति के रूप में जो अभ्यास होता है उसको हम सेमांटिक्स बोलते हैं। वो लेक्सिकल सेमांटिक्स भी है और
कंपोजिशनल, मतलब कि सेमांटिक्स दो तरीके से अभ्यास करता है, हर एक शब्द का व्यक्तिगत अर्थ और उसका अभ्यास, उसको हम लेक्सिकल सेमांटिक्स बोलते हैं। और दूसरा छोटे छोटे खंड से बड़े घटक का जो अर्थ कैसे निपजता है उसका अभ्यास जिसमें होता है उसको हम कंपोजिशनल सेमांटिक्स कहते हैं। तो ये अर्थ विज्ञान है, उसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। उसका कोशगत अर्थ जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और वो जो कंपोजिट, जैसे कि सपोज रास्ता और मैं, ये जो दो शब्द है वो जब कंबाइन होते हैं किसी उक्ति में तो बन जाता है रास्ते में, तो उसको कैसे मीनिंग हम पढ़ेंगे, तो वो कंपोजिशनल सेमांटिक्स है। दूसरा हम ले सपोज काला घोड़ा दौड़ा, काला घोड़ा और दौड़, तो काले घोड़े की दौड़, ऐसा अगर हमें एक फ्रेज बनाना है, और काले घोड़े की दौड़, उसमें काला घोड़ा और दौड़ का जो मीनिंग है वो कंपोजिट होके कैसे अर्थ पहुंचाता है, उसका जिसमें अभ्यास करते हैं उसको हम कंपोजिशनल सेमांटिक्स बोलते हैं। पर आज का मेरा जो टॉपिक है वो व्यवहार शास्त्र है, pragmatics है। मतलब pragmatics is concerned with those aspects of meaning that depend on or derive from the way in which the words and sentences are used. मतलब कि जो pragmatics है वो भाषा के घटक, दैट इज शब्द और वाक्य का जिस तरह से प्रयोग होता है उसमें से अर्थ कैसे निपजता है उसका अभ्यास करता है। उसमें से तो मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे सपोज हम बोलते हैं कि ये 3 मैं वाक्य बोल रही हूँ कि रीटा को फर्स्ट प्राइज मिला, रीटा को फर्स्ट प्राइज मिला, रीटा को फर्स्ट प्राइज मिला। अब ये तीनों शब्द, तीनों वाक्यों में माहिती एक है पर अर्थ अलग अलग है, शब्द भी एक है, वाक्य रचना भी एक है, पर अर्थ अलग अलग है। तो वो संदर्भ, वो इंटोनेशन के ऊपर डिपेंड किया है, इसमें इंटोनेशन बदल जाता है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो अर्थ को पहुंचाने में मदद करता है। तो व्यवहार में अर्थ कैसे पहुंचाते हैं इसका हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे, उसको हम pragmatics बोलते हैं। तो pragmatics studies how meaning of an utterance can be understood from the context of the utterance। मतलब कि संदर्भ में भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है, संदर्भ में अर्थ कैसे समझा जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। Any pre-existing knowledge about all those involved, the intention of the speaker and other factors, they are also important for conveying the meaning. So उक्ति का अर्थ समझने में संदर्भ कैसे उपयुक्त होता है, जैसे कि संवाद में भाग लेने वालों का ज्ञान, वक्ता का इरादा और इंटेंशन, ये सब बातें उसमें आती है। सो अर्थ उक्ति के उच्चारण के स्थान, समय और रीत के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि मीनिंग रिलाइज ऑन द मैनर, प्लेस, टाइम एक्सेट्रा ऑफ एन utterance. So pragmatics is the study of invisible meaning, or how we recognize what is meant even when it is not actually said or written. That means जब कुछ कहा और बोला भी नहीं जाता तब भी उसके पीछे का अदृश्य अर्थ जो होता है उसका हमें अभ्यास करना है। जो बोलते हैं ना कि बिटवीन द लाइन्स या बिटवीन द वर्ड्स, उसका अभ्यास करना है। जैसे कि सपोज मुझे ये खिड़की बंद करनी है, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही, पर मैं बोलती हूँ हवा बहुत तेज चल रही है, तो जो खिड़की के पास बैठा है वो समझ जाएगा कि
खिड़की बंद करने के लिए बोला है। तो ये व्यवहार में हम कैसे भाषा का उपयोग करते हैं, इसका अभ्यास जिसमें होता है उसको प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ स्पीकर्स इंटेंडेड मीनिंग, दैट मीन्स वक्ता को जो अर्थ अभिप्रेत है उसका जिसमें अभ्यास होता है उसको हम प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं। सो स्टडी ऑफ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग communicated by a speaker or writer and interpreted by a listener or a reader. वक्ता और लेखक के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसका श्रोता और वाचक संदर्भ में क्या अर्थ निकालता है उसका अभ्यास उसे प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। सो स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ साइंस टू द इंटरप्रेटर्स, ये इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि जो इंटरप्रेटर है, जो श्रोता और वाचक है, उसको वो उस साइंस को, उस चिन्ह को जो लिंग्विस्टिक साइन है उसको कैसे समझता है। स्पीच एक्ट्स ये इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिक्स के अभ्यास की शुरुआत इस ख्याल से हुई कि लोग भाषा का उपयोग विविध कार्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। तो वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रैग्मेटिक्स इज द आइडिया दैट पीपल यूज लैंग्वेज टू accomplish different types of acts. These acts, which are called speech acts, come in many different varieties depending on what particular act is accomplished. That means वक्ता के द्वारा जब कुछ उच्चरित होता है तो उसे स्पीच एक्ट कहते हैं। यह क्रियाएं स्पीच एक्ट के विविध प्रकार है, जैसे कि जेएल ऑस्टिन उसका पायोनियर कहे जाते हैं। उसने हाउ टू डू थिंग्स विथ वर्ड्स 1955 में एक लेक्चर दिया था, और जो 1960 में जो बुक आई हाउ टू डू थिंग्स विथ वर्ड्स कैन बी कंसिडर्ड एज द पायोनियर ऑफ द स्टडीज ऑफ इंटेंडेड मीनिंग। तो उसे हम कह सकते हैं पायोनियर। सो उसके बाद सर्ल और ग्राइस उन दोनों ने इसका अनुसरण किया और उसको उस अभ्यास को आगे बढ़ाया। Now what happened? They put forth the concept of sense and force. उन्होंने सेंस और फोर्स का विभावना दी। तो क्या है ये सेंस और फोर्स? सेंस इज प्रपोजिशन और लॉजिकल मीनिंग। दैट मीन्स सेंस का मतलब क्रिया वैधानिक अर्थ या तार्किक अर्थ है, और फोर्स इज परफॉर्मेटिव मीनिंग परफॉर्म्ड आफ्टर द एक्ट ऑफ अटरेंस। दैट मीन्स फोर्स का मतलब क्या है कि उक्ति के उच्चारण के बाद अमल किया हुआ कार्य। हम थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझेंगे। कोई बोले कि प्लीज जरा दरवाजा बंद कीजिए, तो उसका वाक्य स्वरूप क्या है? इंपरेटिव है, दरवाजा बंद करो, ये आज्ञार्थक है। पर उसके पीछे क्या है? उसका सेंस ये क्या है कि दरवाजा बंद होना या करना। तो पर फोर्स क्या है? विनंती है, रिक्वेस्ट है। तो कैन यू शट द डोर? तो लॉजिकल मीनिंग क्या हुआ? एबिलिटी टू शट द डोर। हम ये पूछते नहीं है कि आप बंद कर सकेंगे, ये ट्रेडिशन है, हम इस तरह से बोलते हैं कि कैन यू शट द डोर। तो उसका इंटेंडेड मीनिंग क्या है? रिक्वेस्ट है। कभी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच डिस्क्रिपेंसी हो या विसंगति हो तो अर्थ समझ में नहीं आता। जैसे कि हम ये बोले कि हवा बहुत तेज चल रही है, तो जो खिड़की के पास बैठा हुआ व्यक्ति समझ ना पाए कि ये खिड़की बंद करने का इशारा है, तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। पर नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि दोनों जो जानते हैं उस तरह की उक्ति होती है कन्वर्सेशन में, और उससे अर्थ पहुंचता है। तो स्पीच एक्ट क्या क्या हो सकता है? जैसे आस्किंग फॉर समथिंग, कुछ मांगना, प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग, वचन देना, थ्रेटनिंग टू डू समथिंग, धमकी देना,
ऑर्डरिंग समवन, दैट इज आज्ञा देना या आदेश देना, ये सब हो सकता है। इन कार्यों की पूर्ति के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं, पर हमें ये भी पता है कि सिर्फ भाषा से ही ये सब इसका अवगमन नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज is the best mode of communication, but communication is much more than language alone. तो इसके लिए ये जो स्पीच एक्ट है उसके बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट होते हैं। जैसे उसको हम बोल सकते हैं कि गुजराती में हम सीधू અને આડકતરું એવું कहते हैं, हिंदी में हम ऐसा प्रत्यक्ष और परोक्ष वाणी क्रिया ऐसा कुछ कह सकेंगे। तो the meaning is more or less encoded in the literal meaning of utterance in direct speech act. उसमें उक्ति के शाब्दिक अर्थ से मिलता हुआ जो अर्थ है उससे हम डायरेक्ट स्पीच एक्ट बोलेंगे, और जो इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है वो शाब्दिक नहीं होता, परंतु रिलेटेड मीनिंग, रिलेवेंट मीनिंग उसमें होता है, संबंधित अर्थ होता है। हम एग्जाम्पल लेके देखें। सपोज इन द सेंटेंस जॉन गॉट एन ए ऑन द टेस्ट, तो ये क्या हुआ? डिक्लेरेटिव विधान वाक्य हुआ, वो अर्थ कन्वे करने के लिए बोला गया है। डिड जॉन गेट एन ए ऑन द टेस्ट, ये इंटरोगेटिव या प्रश्नार्थ वाक्य हुआ जो माहिती मांगने के लिए बोला गया है। और ये जो तीसरा है गेट एन ए ऑन द टेस्ट, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस, वो ऑर्डर करते हैं, परीक्षा में ए ग्रेड लाओ, तो इसका ये वाणी कार्य क्रिया क्या है? असर करना, किसी के ऊपर प्रभाव करना, ये है। तो ये हम सेंटेंस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट की बात करते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट क्या हुआ? लेट अस कंसीडर अ सिंपल क्वेश्चन, विल द ट्रेन बी ऑन टाइम? हम अगर रेलवे स्टेशन पर हैं और कोई पूछे कि ट्रेन समय पर आएगी, तो एन आंसर विल बी यस। जवाब में हम बोलते हैं हाँ आएगी। तो वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर। बट सपोज कोई ऐसा भी पूछे कि डू यू नो इफ द ट्रेन विल बी ऑन टाइम, आपको पता है ट्रेन समय पर आएगी? और उसके जवाब में वो व्यक्ति बोलेगा हाँ मुझे पता है। तो जो व्यक्ति पूछता है उसको गुस्सा आ जाता है कि मैंने आपको पता है या नहीं, आपके ज्ञान के लिए प्रश्न नहीं पूछा, पर ट्रेन के आने के समय की माहिती के लिए पूछा है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट हुआ। तो स्पीच एक्ट क्या है? जैसे कि हम इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट का दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम डाइनिंग टेबल पे अगर बैठे हैं और किसी को बोले कि कैन यू गिव मी द सॉल्ट बॉटल, ये नमक का डिब्बा थोड़ा देंगे, दे सकते हैं। तो क्या होगा? अगर वो बोल दे नहीं या हाँ बोल के बैठ जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इसके पीछे का इंटेंशन क्या है? हम बोलते क्या है? आप दे सकेंगे, मतलब कैन यू गिव, हम उसकी एबिलिटी पूछते हैं? नहीं, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये ले आओ, वो इनडायरेक्टली बोलते हैं। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट हुआ। तो स्पीच एक्ट क्या है? एन एक्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, उक्ति क्रिया की जो स्पीच एक्ट इंडिकेट दैट एन अटरेंस कैन हैव द सेम इम्पैक्ट एज एन एक्शन। क्रिया की तरह उक्ति भी प्रभावी होती है। तो वी कैन डिफाइन अ स्पीच एक्ट एज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय अ स्पीकर विथ एन अटरेंस। वाणी क्रिया को इस तरह से हम व्याख्यायित कर सकते हैं कि उक्ति द्वारा किया गया वक्ता का वाणी कार्य। इफ यू से I'll be there at 6, you are not just speaking, you seem to be performing the speech act of promising. आप सिर्फ बोलते नहीं है, पर आप
उसको वचन देते हैं कि मैं 6 बजे वहां आऊंगा। तो J.L. Austin defined speech acts as the actions performed in saying something. ऑस्टिन के अनुसार वाणी क्रिया मतलब कुछ करने के द्वारा कुछ कहने के द्वारा किया गया कार्य। अब उसके बाद ऑस्टिन का जो थियरी ऑफ स्पीच एक्ट है वो क्या है, वो क्या समझता है, जो हम बोलते हैं उसके लिए उसके पीछे का अर्थ किस तरह से पहुंचता है, कॉन्टेक्स्ट में कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीच एक्ट थियरी, द एक्शन परफॉर्म्ड व्हेन एन अटरेंस इज प्रोड्यूस्ड कैन बी एनालाइज्ड ऑन 3 डिफरेंट लेवल्स। हम जो उक्ति के उच्चारण के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका 3 स्तर पर विश्लेषण किया जा सकता है, locution, elocution and perlocution. Now what is locution? What is said, the actual words uttered, that is locution. The utterance of a sentence with determinate sense and reference, that means वाक्य का उच्चारण जिसको शाब्दिक और तार्किक अर्थ होता है उसको हम लॉक्यूशन बोलते हैं। कुछ बोलने की क्रिया को लॉक्यूशनरी एक्ट कहा जा सकता है। जैसे कि सपोज जैक एंड जिल जंगल में जा रहे हैं और जिल कहती है मुझे भूख लगी है। उसका यह बोलना मुझे भूख लगी है, ये उच्चारण करना, उसे हम लोक्यूशनरी एक्ट कहेंगे। तो इलोक्यूशन क्या होता है? स्पीकर्स इंटेंशन अबाउट देयर ओन एक्शन, दैट इज रिक्वेस्टिंग एन एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ हियरर, दिस इज इलोक्यूशनरी फोर्स। श्रोता को विनती करना, यह इलोक्यूशनरी फोर्स होता है। दिस फंक्शन इज this is the function of words uttered, the specific purpose purpose that the speakers have in mind. It is the making of a statement, offer, promise, etc. in uttering a sentence by virtue of the conventional force associated with it. विधान करना, लेना, देना, मांगना, वचन देना, कोई भी हेतु हो सकता है। कुछ खास हेतु के लिए कुछ उक्ति का उच्चारण, उसको हम इलोक्यूशन बोलेंगे, कहते हैं। जैसे कि जिल ने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? जैक को कुछ लाने के लिए कहना है। वो डायरेक्ट नहीं बोलती कि कुछ लेके आओ, पर वो मुझे भूख लगी है इतना कहना ही काफी है। तो ये इलोक्यूशनरी स्पीच है। अब परलोक्यूशन क्या हुआ? What is the effect on the hearer by uttering the words or the hearer's reaction to the utterance? That means उक्ति के उच्चारण से श्रोता पर हुई असर, क्या प्रभाव हुआ, उसको हम परलोक्यूशन कहते हैं। तो यहाँ जैक का सेव ले आना, उसको हम परलोक्यूशनरी एक्ट कह सकते हैं। तो उसका ये परलोक्यूशनरी प्रभाव है। इट इज ब्रिंगिंग अबाउट इफेक्ट्स ऑन द ऑडियंस बाय मीन्स ऑफ अटरिंग द सेंटेंस, सच इफेक्ट्स बीइंग स्पेशल टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ अटरेंस। जो उक्ति के उच्चारण से श्रोता पर पड़ने वाला खास प्रभाव है, उसको हम परलोक्यूशन कह सकते हैं, जो इस संजोग के लिए खास होता है। जैसे कि श्रोता को खुश करना, गुस्से करना, डराना, धमकाना, ये सब खास पर्पस होता है, तो ये परलोक्यूशन है। तो वाणी क्रिया द्वारा जो उक्ति उच्चरित होती है उसके पीछे अर्थ के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग एंड वर्ड मीनिंग, दैट मीन्स अमूर्त अर्थ और शब्दार्थ, लिटरल मीनिंग, व्हाट अ वर्ड कुड मीन, उसको हम डिक्शनरी मीनिंग, लेक्सिकल मीनिंग या कोशगत अर्थ कह सकते हैं। दूसरा है अटरेंस मीनिंग एंड सेंटेंस मीनिंग, दैट इज कॉन्टेक्चुअल मीनिंग
meaning with reference to the situation in which it is used. मतलब उक्ति का अर्थ और वाक्य का अर्थ जो संदर्भगत अर्थ है, परिस्थिति के संदर्भ में उसका क्या अर्थ है, उसको हम, ये उसका दूसरा लेवल है. और तीसरा है फोर्स एंड इंटेंडेड मीनिंग, दैट मीन्स स्पीकर्स इंटेंशन बिहाइंड द अटरेंस. तो फोर्स और अभिप्रेत अर्थ वो क्या होता है कि उक्ति के पीछे वक्ता का इंटेंशन, उसका इरादा क्या है ये बोलने का, उसको हम फोर्स या इंटेंडेड मीनिंग कहते हैं. तो संदर्भ को समझने से पहले उनसे आनुषंगिक शब्दों को हम पहले समझे. मतलब संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट. तो कॉन्टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट, कोटेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ये 3 शब्द समझना जरूरी है. टेक्स्ट मतलब कृति, जो भाषाकीय घटकों का समूह. मतलब हैफासाइडली जो वर्ड्स हम एक साथ रखें उसको हम उससे कोई अर्थ पहुंच नहीं पाता, तो अर्थ उससे कृति नहीं बनती, टेक्स्ट नहीं बनती. तो टेक्स्ट कैसे बनती है, हम कोहेजन और कोहियरेंस से उसको हम बात समझते हैं. फिर कोटेक्स्ट क्या होता है, वो लिंग्विस्टिक को ऑकरेंस होता है, दैट मीन्स भाषा की सह उच्चारण, उसके साथ क्या क्या बोला गया है उसको हम कोटेक्स्ट बोलेंगे. और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, संदर्भ, एनवायरनमेंट, उसमें क्या होता है. तो टेक्स्ट क्या होता है. टेक्स्ट इज क्रिएटेड बाय कोहेजन ऑफ सेंटेंसेस. सपोज उसको हम बोलेंगे संलग्नता, कोहेजन को हम बोलेंगे संयुक्तता और संलग्नता. जैसे कि कल आप बॉम्बे जाने वाले हो तो उसका मतलब, तो जवाब आता है हाँ. तो ये इन 2 अटरेंसेस के बीच संलग्नता है, उसको हम कोहेजन बोलते हैं. वो अर्थ पहुंचाने में समर्थ है. अब डिस्कोर्स इज क्रिएटेड बाय कोहेरेंस ऑफ सेंटेंसेस. तो जो दूसरा जो अर्थ है, डिस्कोर्स है, वो क्यों कोहेरेंस से होता है, मतलब सुसंगतता से. जैसे कि कल आप बॉम्बे जाने वाले हो तो जवाब मिलता है कल तो बॉम्बे में टैक्सी की हड़ताल है. अब ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, बॉम्बे जाने वाले हो तो हाँ या ना, अगर हाँ या ना में जवाब आता है तो उन दोनों के बीच कोहेजन है, ये दोनों संलग्न है. और ये भी कल जाने वाले हो तो कल टैक्सी की हड़ताल है, ये दोनों के बीच भी कुछ रिलेशन है, पर वो कैसा रिलेशन है, वो सुसंगत है, कोहेयर है. तो उसको हम बोलते हैं. जैसे मैं दूसरा एक एग्जांपल दूं कि सपोज घर में हस्बैंड पूछते हैं कि मेरा पर्स देखा, और बाहर से वाइफ का आवाज आता है कि आज नौकर रूम में गया तो था. अब मेरा पर्स देखा, मेरा वॉलेट देखा और नौकर रूम में गया तो था, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये अर्थ ये कनेक्टेड है या नहीं है, क्या है, कैसे है, क्योंकि दोनों के बीच, वक्ता और श्रोता दोनों के बीच कॉन्टेक्स्ट है. कि आज नौकर गया था, शायद उसने लिया हुआ हो. तो ये डिस्कोर्स है जिससे, मतलब टेक्स्ट 2 तरीके से बनती है, कोहेरेंस, कोहेजन एंड कोहेरेंस. अब कोटेक्स्ट क्या होता है, तो कोटेक्स्ट इज जस्ट लिंग्विस्टिक पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट in which a referring expression is used. For example, the heart-attack patient must not be moved. Here, the heart-attack patient is referring expression and must not be moved is context, and context may be hospital. So, must not be moved
यह सहकृति है, उसको हम कोटेक्स्ट बोलते हैं। जो भाषाकीय भाग है, जो भाषा के संदर्भ में अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो हार्ट अटैक पेशेंट के संदर्भ में बोली जाती जो उक्ति है, मस्ट नॉट बी मूव्ड, उसको हम कोटेक्स्ट कहते हैं। वो भाषा के संदर्भ देती है, तो उसको हम कोटेक्स्ट कहते हैं। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, संदर्भ। तो फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच अ वर्ड इज यूज्ड, उक्ति के उच्चारण की भौतिक परिस्थिति जिसमें शब्द बोला जाता है, उसको भी हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। और दूसरा, लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट इन विच अ वर्ड इज यूज्ड, उसके उच्चारण की भाषा की परिस्थिति क्या है, उसको भी हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो दो तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, लोकेशन आउट देयर और बिल्डिंग विथ वर्ड्स, फ्रेजेस रिटन ऑन इट्स फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, उसको हम फिजिकल मतलब कि भौतिक परिस्थिति में बोली या लिखी गई रचना, उसको हम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। जैसे कि कोई मकान के ऊपर बैंक लिखा हो, वर्ड बैंक ऑन वॉल ऑफ बिल्डिंग मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमें पता है कि ये बैंक है, मतलब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और वो ही बैंक कोई एक वाक्य में इस तरह से आता है कि आई बैंक ऑन यू, इज उसको भाषा के संदर्भ जो है उसको हम सहकृति या कोटेक्स्ट बोलते हैं। उस एक ही उक्ति में साथ में प्रयुक्त शब्द का पद जो है उसको कोटेक्स्ट बोलते हैं, वो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है। तो आई बैंक ऑन यू, इसके ऊपर से पता चलता है कि यहाँ जो बैंक है वो इंस्टीट्यूशन वाला नहीं है, यहाँ वर्ब के रूप में हुआ है, वहां नाउन के रूप में हुआ है, ये दोनों अलग है। तो उसको दो तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जो अर्थ पहुंचाने में मददरूप होते हैं। So typically there are three sorts of contexts: situational context, background knowledge context, and contextual context. So situational context is outside the text, what the speakers know about what they can see around them. That means तीन प्रकार के संदर्भ होते हैं। परिस्थितिगत मतलब कृति के बाहर का वक्ता का ज्ञान, जो आसपास उसे दिखाई देता है, उससे सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। बैकग्राउंड नॉलेज कॉन्टेक्स्ट, आउटसाइड द टेक्स्ट, वो भी टेक्स्ट के बाहर का है, कृति के बाहर का है। व्हाट स्पीकर्स नो अबाउट ईच अदर एंड द वर्ल्ड, मतलब कृति के बाहर का वक्ता और श्रोता का एक दूसरे को जानना और जगत को जानने का ज्ञान। दिस कैन बी कल्चरल एंड इंटरपर्सनल, वो सांस्कृतिक या आंतर व्यक्तिकीय हो सकता है। एंड कोटेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट, inside the context of the text itself, what the speakers know about what they have been saying. That means उसको हम कहेंगे सहकृतिगत संदर्भ। तो कृति के अंदर कृति का अपना संदर्भ जो है, वक्ता जो कह रहा है उसके प्रति उसका खुद का ज्ञान जो है, उसको हम कोटेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट कहेंगे। तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स उसके साथ होता है। The meaning of a sentence is realized through not only what is said but also through what is implicated. ये ग्राइस ने कहा है, मतलब ग्राइस के मुताबिक वाक्य के अर्थ की अभिव्यक्ति जो कहा गया है उससे नहीं, परंतु जो अभिप्रेत है उससे होती है।
तो संवाद या कॉन्वर्जेशन जिसको हम बोलते हैं, कॉन्वर्जेशन इज रैशनल एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटी। जो संवाद होता है, वार्तालाप होता है, वो तार्किक होता है और सहकारी अभिव्यक्ति के ऊपर आधारित होता है। तो इसीलिए ग्राइस ने सहकारिता का, कोऑपरेटिवनेस का 4 सिद्धांत दिया है, उसको हम मैक्सिम कहेंगे। अब मैक्सिम और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स में क्या फर्क होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो क्या कौन कौन से दिए हैं? मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिम ऑफ क्वालिटी। मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी मतलब गुणवत्ता का सूत्र, क्वालिटी मतलब राशि या जत्था का सूत्र, मैनर मतलब संबंध, सॉरी रिलेशन मतलब संबंध का सूत्र, और मैनर मतलब उसको हम बोलेंगे रीति या शैली या शिष्टाचार का संबंध, सूत्र। तो क्या होता है मैक्सिम ऑफ क्वालिटी, क्या होता है? तो डू नॉट से व्हाट यू बिलीव टू बी फॉल्स। आपको जो सही नहीं लगता उसको आप कन्वर्सेशन में मत बोलिए। डू नॉट से दैट फॉर विच यू लैक एविडेंस। आपके पास जो बोलने के लिए कुछ प्रमाण नहीं है, कुछ एविडेंस नहीं है, तो वो कन्वर्सेशन में मत बोलिए, उसको हम मैक्सिम ऑफ क्वालिटी कहते हैं। देन मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? मेक योर कंट्रीब्यूशन एज इंफॉर्मेटिव एज इज रिक्वायर्ड फॉर द करंट पर्पस ऑफ द एक्सचेंज। मतलब जरूरत के हिसाब से आपका योगदान होना चाहिए और माहितीप्रद होना चाहिए। डू नॉट मेक योर कंट्रीब्यूशन मोर इंफॉर्मेटिव, मतलब जरूरत से ज्यादा माहिती देने की जरूरत नहीं है क्या का योग्य कन्वर्सेशन करने के लिए। तो मैक्सिम ऑफ रिलेवेंस, रिलेशन क्या होता है? संबंध का सूत्र, बी रिलेवेंट। जो रिलेवेंट है, जो संबंधित है, वो ही माहिती दे, जो असंबंधित है वो ना बोले। एंड मैक्सिम ऑफ मैनर, मेक योर कंट्रीब्यूशन क्लियर। आप स्पष्ट माहिती दे। डू नॉट बी एम्बिग्यूअस, संदिग्ध वाक्य मत बोले। बी ऑर्डर्ड, योग्य क्रम में बोले। बी ब्रीफ, संक्षेप में बोले, ज्यादा लंबान से मत बोले। और अवॉइड एब्सक्योरिटी, दुर्बोधता, समझ में ना आए ऐसा मत बोले। तो कभी कभी ये वायोलेशन भी होता है। मैक्सिम का मतलब भी ये है दैट कैन बी वायोलेटेड। प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उसका वायोलेशन पॉसिबल नहीं है। पर सिद्धांत, ये जो मैक्सिम होते हैं वो वायोलेशन खास हेतु के लिए उसका उल्लंघन किया जाता है। सो उल्लंघन खास हेतु के लिए करता है, मतलब जैसे कि उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम साहित्य में करते हैं। जैसे कि गलत और ज्यादा बनाकर किया हुआ विधान कटाक्ष या सकाजम दिखाता है, या फिर अपेक्षा से विरुद्ध किया हुआ विधान करुणता या आयरनी बनाता है, या फिर जानबूझकर किया हुआ उल्लंघन को ग्राइस कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर कहते हैं। जो साहित्य में मैंने बोला कि उसका सबसे ज्यादा यूज होता है वायोलेशन, उसको हम खास हेतु के लिए वायोलेट करते हैं, उसको हम इम्प्लीकेचर मतलब कुछ सूचित करता है, कुछ संकेत देता है, इसीलिए उसका यूज करते हैं। तो ग्राइस उसको कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर ये बोलते हैं। तो उसको हम संभाषणगत सूचक या कहते हैं, उसका साहित्य में ज्यादा उपयोग होता है। तो इम्प्लीकेचर क्या होता है? अब कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर की बात आई, तो जिसे हम इम्प्लीकेचर कहते हैं वो क्या होता है? सपोज मैं ये 2 सेंटेंस देती हूँ कि जॉन इज इविल एंड ही लिव्स ऑन ऑरेंज स्ट्रीट, एंड जॉन इज इविल but he lives on Orange Street.
these two sentences are the same truth conditionally, but they clearly don't mean the same thing. ये दोनों वाक्य ट्रूथ कंडीशन से सेम है पर अर्थ की दृष्टि से सेम नहीं है. हकीकत दोनों की सेम है, वास्तविकता की दृष्टि से दोनों सेम है पर अर्थ की दृष्टि से सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि but carries some extra information as part of its lexical entry, that is an implicature. इसमें जो but है वो कुछ अतिरिक्त माहिती देता है, कुछ संकेत करता है, कुछ सूचित करता है, जिसको हम implicature बोलते हैं. तो implications क्या होता है, उसको हम सूचक या संकेतक कह सकते हैं कि an implicature is a piece of information that is conveyed indirectly by an utterance. So उक्ति के द्वारा सूचित की हुई परोक्ष माहिती, उसको हम implicature कहेंगे. It is neither a part nor a necessary consequence of the utterance. उक्ति का वो भाग या परिणाम हो ये जरूरी नहीं है. An implicature is any meaning which is conveyed indirectly or through hints and understood implicitly without ever being explicitly stated. परोक्ष रूप से समझा गया अर्थ है जो प्रत्यक्ष रूप से कहे बिना ही कोई हिंट या इशारे से समझा जाता है, उसको हम implicature बोलते हैं. What a speaker can imply, mean or suggest is distinct from what the speaker literally says. वक्ता जो शाब्दिक स्वरूप से कहता है वह उसका इरादा, इशारा या सूचना से अलग हो सकता है. So implicature is an indirect speech act. It means that the meaning expressed by the speaker is sometimes not directly encoded on words. So इसलिए सूचक को हम परोक्ष वाणी कार्य कर सकते हैं. वक्ता से जो कहना है उसे सीधा शब्दों में अभिव्यक्त नहीं करता. So implicatures are context dependent. उसको हम संदर्भ नियत कह सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेचर्स, कितने प्रकार के इम्प्लीकेचर्स हो सकते हैं? कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर और कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर, मतलब भाषा की रूढ़ी से अभिव्यक्त इम्प्लीकेचर और संभाषणगत इम्प्लीकेचर. सो कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर क्या होता है? तो स्पीकर्स कन्वे देयर कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर्स by means of linguistic conventions. जो भाषा की रूढ़ी है उससे जो वो सूचित करता है उसको हम conventional implicature कहते हैं. और consider the example of a speaker saying he is an Englishman, he is therefore brave. Now see here, according to Grice, the speaker has only literally said that he, that is the person referred to, is an Englishman and that he is brave. मतलब ये जो सेंटेंस है he is an Englishman, he is therefore brave, ये Englishman है इसीलिए ये brave है, बहादुर है. तो the speaker has conventionally implicated that his bravery is consequence of his Englishness by means of the conventional meaning of therefore. ये जो therefore इसीलिए कहा गया है ये conventional implicature है, linguistically implied है, भाषा की दृष्टि से सूचित किया हुआ अर्थ है, इसीलिए उसको हम conventional implicature बोलते हैं. It is a part of lexical item of expression. उसको कोशगत अर्थ भी है और वो ही अर्थ ये जो सेंटेंस है उसमें खास अर्थ बताता है, पर दर्शाता है, पर वो कन्वेंशनल है, रूढ़िगत है, रूढ़ी से
वक्ता और श्रोता दोनों समझ सकते हैं। और दूसरा है कन्वर्जेशनल इम्प्लीकेचर, जो कन्वर्जेशन में होता है, उसको हम कन्वर्जेशनल इम्प्लीकेशन मतलब संभाषण में, वार्तालाप में जो होता है उसको हम कन्वर्जेशनल इम्प्लीकेचर कहते हैं। तो वो क्या है? सो अकॉर्डिंग टू ग्राइस, utterance interpretation is not a matter of decoding messages, but it rather involves, so मतलब ग्राइस के मुताबिक उक्ति का जो अर्थघटन है वो सिर्फ संदेश को डिकोड नहीं करता, पर उसमें ये सब समाविष्ट होता है। क्या क्या होता है समाविष्ट? तो टेकिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस टुगेदर with contextual information, that means संदर्भगत माहिती और वाक्यार्थ को मिलाना होता है। सिर्फ जो सेंटेंस में बोला गया है, जो कहा गया है, उससे ही अर्थ नहीं मिलता, जो संदर्भ है उसको भी उसमें मिलाना होता है। Then using inference rules, जो अनुमान के नियमों है उसका भी प्रयोग करना होता है। वैसे हम हैफाजर्डली अनुमान नहीं कर सकते। Working out what the speaker means on the basis of assumptions that the utterance conforms to the maxims. So maxims के मुताबिक वक्ता का मतलब क्या है उसका अनुमान होता है। So the main advantage of this approach from Grice's point of view is that it provides a pragmatic explanation for a wide range of phenomena, especially for conversational implicature. It is a kind of extra meaning that is not literally contained in the utterance. So, ग्राइस के मुताबिक उक्ति में जो कहा नहीं गया उससे और जो अतिरिक्त अर्थ को समझना ही संभाषणगत सूचक होते हैं। सो ये जो कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लिटरेचर में सबसे ज्यादा उसका यूज किया जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिटवीन द लाइंस हमें मतलब ये जो कारयित्री प्रतिभा है उसके अलावा जो भावयित्री प्रतिभा है जो हमारे शास्त्र में कहा गया है, ये बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने का सिखाती है। सो कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर्स जो होते हैं वो एवरी अटरेंस इज कंसिडर्ड एज हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग। हर एक उक्ति एक खास अर्थ को अभिव्यक्त करती है। स्पेसिफिक मीनिंग इज रेफर्ड टू एज इम्प्लीकेचर। ये जो खास अर्थ है उसको ही हम इम्प्लीकेचर या सूचक या संकेतक कह सकते हैं। सो इम्प्लीकेचर मीन्स इंटेंशन, उसको हम इरादा या इंटेंशन भी या आशय भी कह सकते हैं। शेयर्ड बैकग्राउंड ऑफ नोइंग बिटवीन द स्पीकर एंड द हियरर in a given context is conversational implicature. संदर्भ में वक्ता और श्रोता द्वारा जो शेयर किया हुआ ज्ञान है, जो हिस्सेदारी किया हुआ ज्ञान है, उसको ही हम उसी से ही सूचक बनते हैं, संकेतक बनते हैं। तो कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर जो होता है वो क्या होता है? Conversational implicatures are the assumptions suggested by the speaker and inferred by the hearer in an exchange situation. वक्ता द्वारा सूचित किया हुआ और श्रोता द्वारा अनुमान किया हुआ ये जो अर्थ है वो अनुमानों ही संभाषणगत सूचक होते हैं। These assumptions are not encoded in the words said, but are generated by the interlocutor's cooperation to achieve rational communication. मतलब
तार्किक अवगमन साधने के लिए वक्ता और श्रोता की सहकारिता से जनित किया हुआ ज्ञान ही अर्थ पहुंचाता है, उसे शब्दों में ढाला नहीं जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह स्पीकर है और एक तरफ स्पीकर है और एक तरफ हियरर है, और दोनों के बीच कोऑपरेशन है जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, तभी संभाषण में, डिस्कोर्स में अर्थ पहुंच सकता है। तो ये जो व्यवहार शास्त्र है, ये व्यवहारिक पृथक्करण करके संदर्भ में भाषा का अभ्यास करता है। वक्ता और श्रोता के बीच का जो संवाद है वो तभी संपूर्ण होता है जब उन दोनों के बीच सहकारिता का सिद्धांत अप्लाई होता है और दोनों कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर्स, संभाषणगत संकेतकों को समझ सकते हैं। सो ये जो प्रैग्मेटिक्स है वो व्यवहार में अर्थ किस तरह से पहुंचता है उसका अभ्यास करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम भाषा विज्ञान समझते हैं तो वो ध्वनि, उसका उद्भव कैसे होता है, वो कैसे ट्रैवल करता है या कैसे सुनाई देता है, वो सब तो अभी खैर हम इतना नहीं पढ़ते, पर वो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब रूप तंत्र कैसे बनता है, वाक्य तंत्र कैसे बनता है, ये सब पढ़ते हैं। पर जो अर्थ का पासा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भाषा और साहित्य दोनों के अभ्यासों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उस छोर को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से साहित्य के अभ्यासों को भाषा विज्ञान उस छोर से भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार में हम जो ग्रामर में सेट सेंटेंसेस दिए जाते हैं उसका उपयोग नहीं करते। जैसे कि इंग्लिश में जॉन एंड मैरी होता है, इंग्लिश हिंदी और गुजराती में रमेश एंड नीला होता है, संस्कृत में यज्ञदत्त और देवदत्त होता है। उनके आसपास जो सेंटेंसेस घूमते हैं, जो सेट होते हैं, जो पूरे रूप से सेंटेंसेस होते हैं, वो ही हम बोलते हैं, हम उसका ही हम स्टडी करते हैं। पर कन्वर्सेशन में हम पूरे सेंटेंसेस बोलते ही नहीं है, हम सिर्फ उक्तियां बोलते हैं। तो उक्तियां जो होती है उसके पीछे वक्ता और श्रोता दोनों के बीच कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स काम करते हैं, इसीलिए जो संपूर्ण वाक्य नहीं होते फिर भी हम समझ सकते हैं उसको संपूर्ण वाक्य में। जैसे कि वक्ता पूछता है कि रमेश आपको कहाँ मिला, तो श्रोता बोलता है कि रास्ते में। तो रास्ते में ये सिर्फ उक्ति है पर उससे हमें पूरा अर्थ मिलता है। तो ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो व्यवहार में हम कन्वर्सेशन कैसे करते हैं उसका अगर स्टडी करें तो साहित्य में जो कन्वर्सेशन होता है, जो साहित्य में जो ये जो सूचक होते हैं, जो इम्प्लीकेटर्स होते हैं, वो कौन कौन से नए अर्थ उत्पन्न कर सकते हैं उसका भी हमें ज्ञान हो सकता है। और इसलिए ये प्रैग्मेटिक्स है वो बहुत ही उपयोगी है, ऐसा मैं मानती हूँ। इसलिए मैंने इस छोर से भाषा विज्ञान का इंट्रोडक्शन देना आज उचित समझा।